सबसे पहले पवन खेड़ा जी, क्योंकि आज सीधे सीधे हमला कांग्रेस पर हुआ है तो इसीलिए आप ही से मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगी। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस ना होती तो परिवारवाद ना होता, कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी नहीं होती, सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो ये तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं, इसमें फैक्चुअली उन्होंने क्या गलत कहा है? ये तमाम चीजों के लिए आरोपी तो कांग्रेस को ठहराया जाता ही है ना। परिवारवाद वो गलत होता है जो बिना चुनाव के थोपा जाता है देश पर, जैसे कि संघ परिवार रजिस्टर्ड है नहीं, अकाउंट बुक है नहीं, कौन सदस्य है कौन नहीं है पता नहीं, कोई गलत काम करता हुआ पाया जाए तो कहते हैं तो संघ में था ही नहीं, उससे पहले वो उनका बौद्धिक कार्यवाह भी होता है। मैं नाथूराम गोडसे की बात कर रहा हूं। तो ये परिवारवाद इस देश के लिए घातक है। न चुनाव से आए, न रजिस्टर हुए, न अपना कोई इनकम टैक्स देते हैं, न कोई अकाउंट है, तो ऐसे लोग तो जरूर देश के लिए घातक हैं। अरे हम लोग तो चुनकर आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी के परिवार, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे सिंधिया, इन तमाम लोगों पर प्रधानमंत्री जी हमारे कंधे पर रखकर फायर कर रहे हो, ये हो सकता है, ये उनका आंतरिक मामला है। हमारे कंधे बहुत मजबूत है, रखिए जितनी बंदूकें रखनी, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री अपने ही घर पर हमला कर रहे हैं, हम पर नहीं कर रहे। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है? जरा कोई इनसे सवाल पूछ ले, अरे साहब ये तो अर्बन नक्सल हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, वो किसान हो तो भी वो देश विरोधी, वो नौजवान छात्र हो वो भी देश विरोधी। अरे आपसे कोई सवाल पूछ ले तो वो देशद्रोही हो जाएगा क्या? आपके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? अन्ना हजारे ने सबसे बड़ा आंदोलन हमारे खिलाफ किया था। हमने कहा कि देश विरोधी हैं, या पाकिस्तान से मिले हुए हैं, या चीन से मिले हुए, हमने तो नहीं कहा। हमने तो उनसे भी वार्ता की। ये क्या माहौल बना रखा है? किसानों से मिलने की इनकी औकात नहीं, किसानों से बात करने की इनकी हिम्मत नहीं। जब देखो कांग्रेस पर हमला। अरे कांग्रेस पर क्या हमला बोल रहे हो साहब? गरीबी पर हमला बोलो, बेरोजगारी पर हमला बोलो। 7 साल हो गए, अब कब तक विपक्षी बनकर बैठे रहोगे प्रधानमंत्री के पद पर? क्या कांग्रेस की आड़ में बीजेपी अपनी नाकामियां छिपा रही है, अपनी गलतियों को छिपा रही है? ये सवाल लेकर मैं गुरु प्रकाश जी अब से कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से भी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे ही जुड़ते हैं उनके पास आऊंगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, कांग्रेस ना होती तो क्या होता? अगर कांग्रेस ही इतनी अच्छी होती तो शायद थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आज सत्ता में दूसरी बार काबिज ना होती। अगर कांग्रेस में गलतियां नहीं होती तो आज वो 44 पर नहीं सिमट गए होते। आखिर कांग्रेस को टारगेट करना कब तक जारी रखेंगे? भाई कांग्रेस नहीं होती, कांग्रेस से दिक्कतें थी तभी तो आप पावर में आए हैं। आप अपनी खामियां, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए क्या कांग्रेस की गलतियों को आज इतिहास के पन्नों से बार बार निकाल लाते हैं? विनाश जी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज ने की थी। भारत उससे पहले भी था और सालों साल पहले तक था, हजारों साल पहले से था भारत। इसलिए ये कहना कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से है, ये गलत है। एक बात जो नहीं हुआ वो मैं बता देता हूं कि गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, वो कांग्रेस के समय नहीं पहुंची। भारतीय जनता पार्टी आई, पहुंची। वो सिलेंडर, एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 या 10 कूपन मिलते थे, उसमें से वो 10 कूपन वो दिया करता था। आज हर एक व्यक्ति के पास गांव-गांव में वो गैस का सिलेंडर पहुंचा हुआ है। गांव-गांव में वो गैस का सिलेंडर पहुंचा हुआ है, जहां औरतों, जो महिलाएं जो हैं, वहां जंगल से लकड़ियां ला करके बिन करके घर का खाना बनाती थी। आज वो है जहां गरीबों को घर मिला है, छत मिला है। गरीबों को उन उत्तर प्रदेश में खास तौर से उन संपत्तियों पर, उस जमीन पर जिसमें भूमाफियाओं ने कब्जा करके अपने महल खड़े किए थे, उनको जमींदोज करके उन पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये खामी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की खामी है? ये भारतीय जनता पार्टी की खामी है क्या कि हर एक व्यक्ति का अपना जनधन खाता खुला हुआ है और डायरेक्ट उसमें पैसा जाता है? वो चेक या कैश या लेने के लिए कहीं किसी के पास आगे पीछे नहीं घूमता। 25 लाख लोग जाली राशन कार्ड लेकर के राशन खा जाते थे, चोरी करते थे। करोड़ों लोगों की पेंशन जो है वो जाली खातों में जाती थी, जाली लोग ले लेते थे। ये खामी है क्या? ये खामी है क्या? इस तरीके
450 वर्षों मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में सब चंगा सी कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नीचे अवस्थी जी, यानी कोई दिक्कत ही नहीं है बीजेपी के शासनकाल में, सब इतना पिक्चर परफेक्ट है कि इसीलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना जरूरी हो जाता है सदन में जब आप बजट का धन्यवाद दे रहे होते हैं। खेड़ा साहब, आपके पास आऊंगी, सबको बारी बारी से एक बार ओपनिंग रिमार्क देने का मौका दूं। पार्टी है भाई, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, सभी का यही हाल है। कभी तो कहते हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनके राहुल गांधी पर आप कहते हैं कि वो कोई समझदार लीडर नहीं, फिर 90 मिनट के भाषण में कांग्रेस ही हावी रहती है, यानी कि आज भी उनका वजूद जो है आप ही जिंदा रख रहे हैं। अब आप बताइए, अच्छा आप बताइए फिनाज जी, 10 सेकंड और जी जी, आप बताइए कि मैं नहीं कह रहा कुछ राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि सिद्धू साहब का वो दिल काट लेना, काट के जरूर देखना उसमें से खून निकलेगा, खून में से पंजाब निकलेगा, काट के देखना। अब मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता अगर जिसमें काबिलियत और सामर्थ्य होती है, क्या जनता में बीच में उसका कोई मजाक बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। चाहे विपक्षी का, छोटी से छोटी पार्टी का भी एक सर्वश्रेष्ठ नेता जो होता है, उसकी एक धमक होती है, उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, ये बात राहुल, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कोई बयान दें तो सबसे पहले बीजेपी जो है किस तरह से उसका काउंटर करने के लिए आती है, उस बयान के महत्व को कांग्रेस कहती है वही दर्शा देता है। मैं विवेक जी को भी यहाँ शामिल करूंगी, आपके पास दूसरे राउंड में आऊंगी। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ कांग्रेस जो है 44 पर सिमट जाती है, कई राज्यों में जहां वो लगातार शासन कर रहे थे वहां वो दूसरे तीसरे नंबर से भी खिसक जाते हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आज सदन के भीतर से कांग्रेस की वो खामियां गिनवा रहे हैं जो फैक्चुअली गलत नहीं है, तो फिर ऐसा क्या गलत कह दिया? ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने करी होती तो प्रधानमंत्री अपने क्रिएटिव कामों के बारे में डिटेल में बात करते, ना कि कांग्रेस के ऑब्सेशन में राहुल जी के खिलाफ पिछले 2-3 दिन से जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं आते। असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस से, लेफ्ट से, सेक्युलर पार्टियों से अंदर से डरती है, क्योंकि ये लोग आइडियोलॉजिकली साउंड नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 1947 के पहले से अंग्रेजों से लड़ करके हमने आजादी दिलाई। गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था और कम्युनिस्ट पार्टी वाले धर्म दल के हुआ करते थे, लेकिन आरएसएस का कोई योगदान नहीं है देश की आजादी के अंदर। ये लोग अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे और इनका कहना था गोलकर साहब का कि देश का दुश्मन मुसलमान है, देश का दुश्मन अंग्रेज नहीं है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मिसेस इंदिरा गांधी ने इस देश के बैंकों को नेशनलाइज किया कम्युनिस्टों की राय के ऊपर, और ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये बैंकों का मर्जर करके सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, एलआईसी के पैसे को छेड़ने जा रहे हैं। विवेक, आरबीआई के पैसे को मौजूदा सरकार अगर इतनी खराब है तो एक राज्य दर राज्य वो जीतते चले जा रहे हैं, दोबारा थम्पिंग मेजोरिटी से आए हैं। और लेफ्ट, एक मिनट सुनिए ना विवेक, लेफ्ट जिस विचारधारा को आप समर्थन करते हैं वो आज की डेट में कहां एग्जिस्ट करता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, और सब कुछ जो है लेफ्ट के लिए हमारी आइडियोलॉजी है। इलेक्शन आते हैं, जाते हैं, हार होती है, जीत होती है। अभी हमारी सबसे बड़ी जीत किसान आंदोलन हुआ है। दूसरा आंदोलन लेबर क्लास का है, जिसके बारे में अवस्थी जी बोलेंगे नहीं, कि नए 4 लेबर कोड लाए गए हैं जो कि खुद बीएमएस जो आरएसएस से संबंधित। तो फिर जनता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा? भारतीय मजदूर संघ, अगर आप इतने अच्छे हैं तो जनता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा? आपको क्या लग रहा है कि अगर 40-45 सीट कांग्रेस की आई है तो जनता नहीं, मैं आपकी बात लेफ्ट आपकी आइडियोलॉजी, आप लेफ्ट समर्थक हैं, आप नेता हैं लेफ्ट के, उसकी बात कर रही हूँ। जी देखिए, हम आंदोलन करेंगे और सत्ता में आएंगे, सेक्युलर पार्टियां आएंगी। 2024 का इंतजार कीजिए, और उसके पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मैं आज घोषणा कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी यूपी भी हारेगी, गोवा भी हारेगी, पंजाब भी हारेगी।